बताओ, जिस पार्टी ने लद्दाख पर चाइना का अतिक्रमण होने दिया, उसके बाद ये तक बोल दिया कि वो तो जमीन ही बंजर थी, आज अचानक उन्हें भी लद्दाख की चिंता होने लगी है। राजकुमार हिरानी ने पहले सोनम वांगचुक पे 3 इडियट्स बनाई, उसके बाद संजय दत्त पर संजू फिल्म बनाई और दोनों जेल घुमाए। राजकुमार हिरानी की लास्ट फिल्म शाहरुख खान के साथ थी। This is nonsense. Get the hell out of here. उनका तो बेटा जेल घुमाया। Mr. Joe, I'll make this funny for you. Come here, I'll make it funny for you. Come here, I'll make it funny for you. दोस्तों, इस वीडियो में प्लीज एक कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। कुछ भी कमेंट कीजिएगा जैसा आपको अच्छा लगे। दोस्तों, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि लद्दाख जैसी बहुत ही पीसफुल जगह दंगों की चपेट में आ गई। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि 24 सितंबर को वायलेंस भड़कने के कारण लद्दाख में 4 लोगों की मौत हो गई। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ये बहुत ही दुखद है। देखिए, मैं खुद पिछले साल लद्दाख गया था और वहाँ के लोग बहुत ही वेलकमिंग और बहुत ही पीसफुल लोग हैं, और ऐसी जगह पर वायलेंट प्रोटेस्ट होना बहुत ही दुख की बात है। खैर, अब लद्दाख में दंगे शांत हो गए हैं और सोनम वांगचुक पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की धारा लग गई है। सोनम वांगचुक पर एनएसए की धारा लगना कितना सही है, कितना गलत, बात करते हैं। लेकिन पहले बात करते हैं कि लद्दाख में अचानक ये सब इतना वायलेंस हुआ कैसे और लोगों की डिमांड क्या है। दोस्तों, पिछले 10 दिनों से सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोग फुल स्टेट हुड की डिमांड में प्रोटेस्ट कर रहे थे। 15 सितंबर को सोनम वांगचुक अनशन पर बैठ गए, लेकिन 23-24 सितंबर की रात को अनशन पर बैठे कुछ लोगों की तबीयत खराब हो गई और उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के बीच भीड़ भड़क गई। 11:30 बजे भीड़ हिल काउंसिल ऑफिस की तरफ मार्च करने लगी। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई हुई थी, लेकिन भीड़ आगे बढ़ी और पुलिस ने टीयर गैस छोड़ दी, जिसके बाद से पथराव शुरू होने लगा। सिचुएशन हाथ से निकल गई। एक पुलिस व्हीकल और बीजेपी के कार्यालय को आग लगा दिया गया। इस सब के बीच 4 लोगों की मृत्यु हो गई। अब लद्दाख में दंगे शांत हो गए हैं, लेकिन सवाल वही है कि सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोगों की डिमांड क्या है। देखिए, 2019 तक लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर स्टेट का हिस्सा था। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लेह को अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। लेकिन आज जम्मू और कश्मीर के पास तो अपनी असेंबली है। जहां भी असेंबली इलेक्शंस हुए भी थे, जिसमें उमर अब्दुल्ला लोगों द्वारा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री चुनकर सामने आए। लेकिन लद्दाख का एरिया, लद्दाख आज भी बिना असेंबली का यूनियन टेरिटरी ही है। मतलब लद्दाख में अपने कोई असेंबली इलेक्शंस नहीं होते। लद्दाख 2 डिस्ट्रिक्ट लेह और कारगिल से मिलकर बना है। इसका एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन पॉपुलेशन सिर्फ 3 लाख लोगों की ही है। अब लद्दाख के कोई स्टेट लेवल इलेक्शंस तो होते नहीं है और लोकसभा में लद्दाख की सिर्फ एक ही लोकसभा सीट है। मतलब लद्दाख का पूरा रिप्रेजेंटेशन एक एमपी ही करता है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही करता है। इसीलिए लोग अपने राइट्स के लिए स्टेट हुड की डिमांड कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग लद्दाख के लोगों को रिप्रेजेंट करें, लद्दाख के लोगों की डिमांड को ऊपर तक पहुंचाए। बेसिकली लद्दाख के लोगों की 4 मुख्य डिमांड्स हैं। पहली डिमांड, लद्दाख को फुल स्टेट हुड का दर्जा मिले, मतलब वहां अपनी असेंबली, अपनी सरकार हो जैसे जम्मू कश्मीर में है। उनकी दूसरी डिमांड है कि लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में जोड़ा जाए। बेसिकली 6th शेड्यूल में ट्राइबल और हिमालयन स्टेट्स को फॉरेस्ट, लैंड और लोकल गवर्नेंस संबंधी स्पेशल राइट्स मिलते हैं, जैसा कि हमें आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल के इलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिलता है। वो एरियाज 6th शेड्यूल के अंडर इंक्लूडेड है। लद्दाख के लोगों की तीसरी डिमांड है कि दूसरे स्टेट्स की तरह लद्दाख के भी अपनी पब्लिक सर्विस कमीशन होनी चाहिए, ताकि लद्दाख के गवर्नमेंट जॉब्स में लद्दाख के लोगों को प्रेफरेंस मिले। उनकी चौथी डिमांड है कि लेह और कारगिल दोनों के लिए अलग अलग पार्लियामेंट्री सीट्स होनी चाहिए। तो बेसिकली ये 4 डिमांड्स हैं जिनके लिए लद्दाख के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। और देखा जाए तो ये डिमांड्स कोई आउट ऑफ द बॉक्स उन्होंने नहीं मांग ली है। ये बहुत ही बेसिक डिमांड्स है। ये कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है कि आज़ादी के बाद से जितना सौतेलापन भारत की सरकारों ने लद्दाख के साथ दिखाया है, उतना किसी और क्षेत्र के साथ नहीं दिखाया है। जब 1962 में इंडिया चाइना वॉर के बाद चाइना ने लद्दाख के अक्साई चीन पर अतिक्रमण कर लिया था, तब नेहरू जी ने तो ये तक बोल दिया था कि कोई बात नहीं, वो जमीन तो वैसे भी बंजर थी। 2019 से पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर के स्टेट का पार्ट था। उस समय भी जम्मू कश्मीर के बजट का बहुत ही छोटा हिस्सा लद्दाख के लिए एलोकेट होता था। लद्दाख तो सालों से खुद को अलग यूनियन टेरिटरी बनाने की डिमांड करता ही आ रहा था, जिस डिमांड को 2019 में आर्टिकल 370 हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही पूरी की थी। तो जो कांग्रेस की आज अचानक से लद्दाख के लिए चिंता जागी है ना, पावर में रहते वक्त लद्दाख के डेवलपमेंट और बेसिक राइट्स को लेकर कांग्रेस ऐसी सोई हुई थी कि उसे देखकर कुंभकर्ण भी शर्मा जाए। मुझे क्यों तोड़ा?
तो लद्दाख के लोगों की इन 4 डिमांड से सरकार को क्या प्रॉब्लम है? देखिए, पॉपुलेशन बहुत कम होने की वजह से गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि लद्दाख में असेंबली या फिर मल्टीपल लोकसभा सीट्स देना बहुत चैलेंजिंग है। लेकिन लद्दाख के लोगों के लिए ये सर्वाइवल और आइडेंटिटी का सवाल बन गया है। हाँ, भारत में ये पॉपुलेशन इतनी मैटर नहीं करती है 3 लाख लोगों की, लेकिन अगर आप यूरोप में जाओगे तो वहाँ पर ऐसे देश भी है जिनकी पॉपुलेशन लाख से भी ऊपर नहीं है। तो उन देशों की भी तो खुद की गवर्नेंस बॉडी होती है। लद्दाख के लोगों का कहना है कि लद्दाख एक हिमालयन ट्राइबल रीजन है और वहाँ के लोगों को अपनी जमीन, जंगल और रिसोर्सेज पर पहला हक मिलना चाहिए, मतलब उन्हें 6th शेड्यूल में डाल देना चाहिए। अब इस सब के बीच में बहुत बड़ा नाम सोनम वांगचुक आ रहा है। सोनम वांगचुक ने पहले भी क्लाइमेट चेंज और लद्दाख के लिए बार बार मार्चेज और प्रोटेस्ट और फास्ट किए हैं, लेकिन इस बार उन पर भी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने स्पीचेस में बार बार भड़काऊ भाषण दिए हैं। उन्होंने बाद में लद्दाख में हुए इस वायलेंस को ट्रेजिक भी बोला है, लेकिन उनकी इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि उन्होंने प्रोवोकेटिव भाषण तो दिए थे। सोनम वांगचुक के इंस्टीट्यूशन पर फॉरेन फंडिंग और फाइनेंशियल इररेगुलेटरीज के एलिगेशंस भी हैं और सीबीआई ने उनके इंस्टीट्यूशन के खिलाफ अब इन्वेस्टिगेशन शुरू भी कर दी है। और लेटेस्ट खबर यह है कि सोनम वांगचुक पर एनएसए की धारा लग गई है, यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लग गया है। देखिए, सोनम वांगचुक का FCRA का उल्लंघन करना, फिर पाकिस्तान जाकर इस्लामाबाद क्लाइमेट चेंज में वहाँ की मीटिंग में पार्टिसिपेट करना, वो मीटिंग अटेंड करना, फॉरेन फंडिंग आना, कुछ सवाल तो खड़े करते हैं, लेकिन उन्हें एंटी इंडिया बोल देना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। आज हमें लद्दाख में हो रहे वायलेंट प्रोटेस्ट तो दिख रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उससे पहले काफी समय तक इन्हीं लोगों ने पीसफुल प्रोटेस्ट भी किए थे। यहाँ तक कि ये लोग लेह से लेकर दिल्ली तक पैदल भी आ गए थे पीसफुली। लेकिन जैसे ही वायलेंस होता है तो हम ये सब बातें बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। हाँ, सोनम वांगचुक का लद्दाख के कॉमेडियन को कोट करना गलत था, जिसमें वो कॉमेडियन बोलता है कि अगर चाइना के लोग लद्दाख में आएंगे तो लद्दाख के लोग उनको रास्ता दिखाएंगे। कि एक फेमस कॉमेडियन है जिन्होंने कहा कि जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं। हम जान क्यों दे जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो रहा है। सोनम वांगचुक का ये चीज कोट करना बहुत ही गलत और बहुत ही प्रोवोकेटिव था। सोनम वांगचुक अपने भाषण में नेपाल जैसे प्रोटेस्ट का रेफरेंस देना बहुत गलत था। नेपाललाई औंस्दै उठ्दो, बांग्लादेशलाई औंस्दै उठ्दो, श्रीलंकालाई औंस्दै उठ्दो, निमन से ऊर्जा क्यों मानते ने। लेकिन हमें ये भी तो नहीं बोलना चाहिए कि सोनम वांगचुक ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने बॉयकॉट चाइना की मुहिम की शुरुआत की थी। उनकी वीडियोस के बाद बहुत से लोगों ने चाइनीज ऐप अपने फोन से अनइंस्टॉल कर दिए थे। लोगों ने चाइनीज मोबाइल खरीदना बंद कर दिया था। मोदी जी ने जब चाइनीज ऐप्स को बैन किया था तब सोनम वांगचुक ने खुलकर मोदी जी की इसमें तारीफ की थी। कुछ समय पहले तक भी सोनम वांगचुक बीजेपी सरकार की खुलकर तारीफ कर रहे थे कि इससे ज्यादा रिस्पॉन्सिव सरकार मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। आर्टिकल 370 हटने के बाद भी सोनम वांगचुक खुलकर मोदी सरकार की तारीफ करते हुए नजर आए थे। और सोनम वांगचुक ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने इंडियन आर्मी के लिए फर्स्ट सोलर हीटेड टेंट बनाए थे। तो रिसेंट कुछ टाइम के स्टेटमेंट्स और उनकी एक्टिविटीज को अगर हम साइड में रख दें तो पहले तो सोनम वांगचुक प्रो इंडिया स्टेटमेंट देते ही नजर आए हैं। हाँ, आज पाकिस्तान जाकर क्लाइमेट चेंज की मीटिंग अटेंड करना, उनके इंस्टीट्यूट में फॉरेन फंडिंग आना कुछ प्रश्न तो खड़े करते हैं और इसमें कुछ गलत नहीं है। जब देश के प्रधानमंत्री से आप प्रश्न कर सकते हैं, जब इस देश में भगवान राम पर प्रश्न होते हैं, तो फिर सोनम वांगचुक पर प्रश्न होना कोई बड़ी बात नहीं है। सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोगों की 6th शेड्यूल की डिमांड कुछ गलत नहीं है। लद्दाख आज जिस स्पीड से डेवलपमेंट कर रहा है वो काबिले तारीफ है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास, LAC के पास जो सरकार लगातार शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है ताकि हैवी आर्टिलरीज ज्यादा से ज्यादा LAC के नजदीक पहुंच पाए, सरकार का ये काम आउटस्टैंडिंग है। लेकिन हो सकता है कि जब 6th शेड्यूल लद्दाख में लागू हो जाए, जब लोकल गवर्निंग बॉडी लद्दाख की इन सब चीजों पर अपना कंट्रोल ले आए, तो इकोलॉजी का हवाला देकर कहीं ये सब डेवलपमेंट्स डिले ना होने लग जाए। आज मिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट लद्दाख में हो रही है, कल को लोकल बॉडीज इन्वायरमेंट का हवाला देकर इन डेवलपमेंट के काम को डिले ना करने लग जाए। एक बार आप लद्दाख जाकर आइए, वहाँ की रोड्स ऐसी है जो आपको पूरे भारत में देखने को नहीं मिलेगी और सरकार वहाँ और भी तेजी से काम कर रही है। हो सकता है कि 6th शेड्यूल के बाद लोकल गवर्निंग बॉडीज इन सब कामों में हस्तक्षेप करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होगा ही होगा, लेकिन जिस स्पीड से आज लद्दाख में डेवलपमेंट हो रही है और जिस स्पीड से चाइना LAC पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है, इस समय भारत के पास इस डेवलपमेंट को स्लो करने का ऑप्शन है नहीं। आपको याद होगा कि सोशल एक्टिविस्ट मेधा पाटकर और आमिर खान जैसे लोगों ने नर्मदा डैम का भी विरोध किया था, लेकिन आज नर्मदा डैम कितना सक्सेसफुल प्रोजेक्ट निकल कर आया है ये हम सबको पता है। वही आमिर खान जो इस नर्मदा डैम का विरोध कर रहे थे, वही आमिर
खान आज वहां जाकर फोटो खिंचा रहे हैं, क्योंकि आज जाकर इन्हें ये चीज रियलाइज हुई है कि उस समय की डिमांड थी, वो डेवलपमेंट की वहां डिमांड थी। कई बार हम एनवायरनमेंट की बातें करते बहुत सेंसिबल लगते हैं, लेकिन हमारे लिए ये मानना, ये डिसाइड करना बहुत जरूरी हो जाता है कि डेवलपमेंट के लिए हमें कुछ चीजों पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हमारे लिए ज्यादा जरूरी क्या है वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। मान लो लद्दाख में 6th शेड्यूल आ गया है, कल को सरकार एक ऐसी जगह, एक ऐसी इंपॉर्टेंट जगह मिलिट्री बेस बनाना चाहती हो जहां से चाइना को इजीली हम काउंटर कर सकते हैं, लेकिन 6th शेड्यूल के बाद लोकल गवर्निंग बॉडी ये बोलकर इस बेस का विरोध कर दे कि जहां पर इंडियन आर्मी अपना बेस बनाना चाहती है वहां तो हमारे गांव के मवेशी अपनी बकरी चराने जाते हैं, अगर वहां मिलिट्री बेस बन जाएगा तो वो अपनी बकरी कहां चराएंगे। अब इनका कहना कुछ गलत नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि ज्यादा जरूरी क्या है। लोकल बॉडीज को तो वोट्स के लिए उन मवेशियों का साथ देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगले इलेक्शन में वो फिर उन्हें ही वोट देंगे, लेकिन इन वोट के चक्कर में कहीं भारत का एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस रह रहा है, ये बातें शायद कॉम्प्रोमाइज होने लगे। लेकिन बात फिर यही है कि ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये बातें सरकार को लद्दाख के लोगों को बतानी चाहिए कि देखो हमने अपने मैनिफेस्टो में लद्दाख के लोगों को 6th शेड्यूल का प्रॉमिस किया था, लेकिन इन कारणों की वजह से हम 6th शेड्यूल के इंप्लीमेंटेशन को डिले कर रहे हैं। आपको इतना समय और रुकना पड़ेगा, क्योंकि अभी नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से लद्दाख में स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर बनना जरूरी है। सरकार को लद्दाख के लोगों के साथ ऐसे कम्युनिकेशन साधना चाहिए। देखिए लद्दाख के लोग तो कश्मीर के लोगों की तरह कोई नेशनल एंथम देखकर पत्थर भी नहीं मारते हैं, वहां से कभी पाकिस्तान के नारे भी नहीं लगे हैं, ना धर्म देखकर वहां कोई अत्याचार हुआ है। तो जब सरकार कश्मीर के लोगों को नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर पूरी बात क्लियरली समझा सकती है कि वहाँ पर इतनी मिलिट्री क्यों है, वो भी यूनियन टेरिटरी क्यों है, तो ये वो बात सेम टू सेम लद्दाख को भी समझा सकती है। और लद्दाख के लोग तो इतने बड़े देशभक्त है कि 2 मिनट में वो बात मान भी लेंगे। तो ये बात क्लियर है कि भाजपा सरकार ने लद्दाख को लेकर ऐसे काम किए हैं जो कांग्रेस की सरकार 60 साल तक कुछ नहीं कर पाई थी। लेकिन अगर लद्दाख के लोगों की कुछ डिमांड है तो मीटिंग बैठाइए, लोगों से बात कीजिए, अपना कम्युनिकेशन सीधा कीजिए, उनको बताइए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, लद्दाख में बढ़ रही बेरोजगारी का समाधान दीजिए। रही बात सोनम वांगचुक की कि क्या वो एंटी नेशनल है या नहीं, देखो वो तो कोर्ट डिसाइड करेगी। मेरी नज़र में सोनम वांगचुक कोई भगत सिंह या फिर सुभाष चंद्र बोस नहीं है। सोनम वांगचुक के पिताजी कांग्रेस के MP रहे हैं, तो वो एक पावरफुल बैकग्राउंड से आते हैं। लेकिन मेरी नज़र में सोनम वांगचुक कोई उमर खालिद या फिर शर्जील इमाम भी नहीं है। हाल ही में किए सोनम वांगचुक के कुछ काम और उनके भाषण से मुझे बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन आज से 1.5-2 साल पहले तक मैं उनका अच्छा प्रशंसक रहा हूँ। आज कांग्रेस सोनम वांगचुक के सपोर्ट में आई है, लेकिन ये वही कांग्रेस है जिन्होंने 2007 में सोनम वांगचुक पर फॉरेन फंडिंग लेने के एलिगेशंस लगाए थे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। दोस्तों आपका इसके बारे में क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो प्लीज एक कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। वीडियो को लाइक करना ना भूले, वीडियो प्लीज शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।